टू एजुकेट पॉइंट। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस टाइप के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है? हमको सॉल्व करना है वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने पढ़ा एक मेथड अपना फैक्टराइजेशन, जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। फिर हमने दूसरा मेथड अपना पढ़ा कौन सा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और थर्ड मेथड हमने पढ़ा अपना कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें हमने देखा कि फैक्टराइजेशन जो था वो हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा था। तो यहाँ पे हमने दो नए मेथड सीखे, एक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो डिराइव कहां से हुआ था? वो डिराइव हुआ था अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो चलिए आज हम सीखते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगे उसमें आपको इन सभी वर्ड से कहीं ना कहीं पे मिलेगा जो आपको यूज करना आना चाहिए। अगर आपको ऐसे वर्ड्स को यूज करना नहीं आता होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम में हमें करना ही क्या है? तो वर्ड्स प्रॉब्लम हमको करना क्या है? हमको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन को सॉल्व करना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अगर आपकी इक्वेशन सही बनी तो आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो हमको जो सीखना है वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या सीखना है? हमें सीखना है इक्वेशंस को कायदे से बनाना। अगर हमने एक बार सीख लिया तो फिर कैसा भी वर्ड्स प्रॉब्लम मिल जाए, अगर आपकी इक्वेशन बन जाती है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट क्या? मोर देन और इंक्रीज्ड या फिर एक्सीड। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके के वर्ड्स मिलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए आप। जैसे मान लीजिए 7 लिखा है, ठीक, दिस इज द नंबर 7। अब मैं इसको चाहे 7 लिखूं, चाहे इसको मैं 2 + 5 लिखूं, दोनों चीज सेम है, क्योंकि दोनों का जो आंसर है वो सेम ही है। 7 ये भी है मैग्नीट्यूड और ये भी 7 है। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसको हम, अगर हमको इसको मोर देन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए 7 5 से कितना ज्यादा है? 7 जो है वो 5 से 2 ज्यादा है। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि 7 is 2 more than 5। ठीक है, इसको मैं क्या पढ़ूंगा? 7 is 2 more than 5, यानी 7 जो है वो 5 से 2 प्लस कर देने पे आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम इंग्लिश में इसी तरह पढ़ते हैं, जो आपको क्वेश्चन में कई बार मिलेगा तो वहां पे आपको यही करना है। जैसे आपको बोल दिया क्या, जैसे यहां मैं कर देता हूं कि x is, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा कि x is 2 more than y। ठीक, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? x is 2 more than y। तो आपको क्वेश्चन में इस तरीके के वर्ड्स मिलेंगे तो आप इसी तरीके से इक्वेशंस वहां पे बनाएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है अपना लेस देन। तो लेस देन भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसे मोर देन है। ठीक, अब लेस देन में क्या होगा? अब 7 को मैं और क्या लिख सकता हूं? 7 को मैं लिख सकता हूं 9 - 2। ये भी 7 आएगा, ये ऐड करने पे आया था और ये सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। तो अगर मेरे को इसको पढ़ना तो मैं कैसे पढ़ूंगा? इसको मैं पढ़ूंगा क्या? 7 is 2 less than 9। ठीक है, मैं क्या पढ़ूंगा इसको? 7 is 2 less than 9। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? जो भी नंबर माइनस में आता है उसी को हम लेस में लेंगे। जैसे देखिए 9 यहाँ पे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो 2 का मैग्नीट्यूड है जो ये है निगेटिव मैग्नीट्यूड है, क्योंकि बीच में माइनस आया है। तो इसीलिए मैं इसको पढ़ूंगा क्या? 7 is 2 less than 9। जिसके आगे माइनस का साइन लगा होगा आप लेस देन में उसी को लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे -2 पे लगा है तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखे। अब जैसे मेरे को बोल दिया क्या, अगर मेरे को इसको पढ़ना है, ठीक, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा? इसको मैं पढ़ूंगा x is 2 less than y। ठीक, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस में कई बार क्वेश्चंस में ऐसे मिलेगा कि x is 2 less than 4 less than। तो इस तरीके की अगर आपको इक्वेशन मिलती है तो आप इसी तरीके से उस इक्वेशन को लिखेंगे। मोर देन मिलता है तो इस तरीके से लिखेंगे और लेस देन मिलता है तो इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है अपना कॉन्सेप्ट किसका? टाइम्स का, ट्वाइस, थ्राइस। इस तरीके से आपको वर्ड्स मिलते हैं तो इसको आप कैसे लिखेंगे तो वो समझिए। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे 10 लिखा है। अब ये 10 लिखा है, चाहे मैं इसको 10 लिखूं चाहे इसको मैं 2 × 5 लिखूं, दोनों का आंसर सेम ही होगा। जब भी बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? टाइम्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम्स। जब भी बीच में कैसी भी क्वेश्चन हो, अगर बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं हमेशा क्या? टाइम्स। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे कई बार मिलेगा जहां पे लिखा होगा कि x is 3 times of y। जैसे एजेस वाले क्वेश्चन में हो गए, वहां पे आपको इन सब चीजों से
बहुत सारे मिलेंगे क्वेश्चंस में कि आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए वहां पे इस तरीके से। अगर नहीं बना पाएंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए देखिए, जैसे ये लिखा है 10 2 into 5, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 is 2 times of 5, ठीक है। 10 जो है वो 5 का दुगना है, ठीक। तो इसको मैं इसी तरीके से पढ़ूंगा। तो मान लीजिए अब यहां पे हमको लिखा है ये x is 2 z, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, x is 2 times of z, ठीक। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, x is 2 times of z, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, हमको टाइम्स नहीं लिखता है, टाइम्स की जगह हमको क्या देता है, ट्वाइस और थ्राइस। दोनों का मतलब सेम ही होता है, मल्टीप्लाई ही करना है, बस फर्क इतना है, ट्वाइस का मतलब है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और थ्राइस का मतलब है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। बस ये दो वर्ड्स के और नए नाम दे दिए कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको ट्वाइस बोल दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो थ्राइस बोल दिया। तो क्वेश्चन में कहीं पे आपको टाइम्स मिलता है, कहीं पे ट्वाइस मिलता है, कहीं पे थ्राइस मिलता है। टाइम्स जनरल होता है, किसी भी वर्ड्स के साथ हो सकता है, जैसे 4 के साथ भी हो सकता है, तो 4 टाइम 5 टाइम, क्योंकि आप हर वर्ड का एक नया नाम नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो सामने वाले के लिए याद करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए सिर्फ 2 ही रखा गया, ट्वाइस और थ्राइस के लिए। कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरीके से मिल सकता है कि x is ट्वाइस ऑफ 5, और कई जगह ऐसे मिल सकता, इसको हम पढ़ सकते हैं, इसको 2 चीज पढ़ सकते हैं, ट्वाइस ऑफ y, या इसको मैं बोल सकता हूं क्या, 2 टाइम्स ऑफ y। तो 2 और 3 का एक नया नाम है, और मतलब मिल सकता है आपको क्वेश्चन में इस तरीके से। नहीं मिलता है तो टाइम्स ही लिखा रहेगा, नहीं तो कहीं पे ट्वाइस थ्राइस लिखा रहेगा, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या, कंसेक्यूटिव नंबर। अब कंसेक्यूटिव नंबर होता क्या है, तो देखिए कंसेक्यूटिव नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिनके बीच का गैप जो होता है वो सेम होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल x, ठीक, ये है x प्लस 1, x प्लस 2, जैसे ये 3 नंबर हो गए। अब देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, इनके बीच का जो डिफरेंस आप देख रहे हैं वो है सेम, तो इसको इसलिए मैं इसको क्या पढ़ता हूं, कंसेक्यूटिव नंबर। तो इसके पीछे का अगर नंबर लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2। ऐसे नंबर जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो, ऐसे नंबर को मैं क्या बोलता हूं, कंसेक्यूटिव नंबर। अगर यही नेचुरल नंबर होगा तो इसको मैं बोल दूंगा 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर को भी पढ़ते हैं हम क्या, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इसको कई बार बोला भी जाता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन में कई बार मिल सकता है कि दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज दिस, फाइंड द नंबर्स, ठीक। तो इस तरीके क्वेश्चन एक नंबर में आते भी हैं एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको कंसेक्यूटिव नंबर की इक्वेशन बनानी है। तो वहां पे आपको पहला नंबर लेना है x, दूसरा नंबर ले लेना है x प्लस 1। तो आप ऐसे अगर लेंगे तो आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कई बार आपको एपी में क्या होता है, इस तरीके की चीजें भी मिलती हैं, कहां पे, जब हम सम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वहां लिखता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो उस केस में हमको नंबर कैसे लेना है, उस केस में पहला नंबर हमको लेना है x, दूसरा नंबर जो लेना है वो लेना है अपने को x प्लस 2, तीसरा नंबर जो होगा वो हो जाएगा x प्लस 4, इसी तरीके से x प्लस 6, आगे वाले नंबर में प्लस 2 आप करते जाइए। पीछे का नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6। इसी तरीके से जो होते हैं इसको बोलते हैं हम क्या, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, क्योंकि अपना पहला नंबर ऑड हो गया और हमें पता है ऑड प्लस इवन इज ऑड। तो अगर पहला नंबर ऑड हो गया उसमें आप 2 2 ऐड करते चले जा रहे तो वो भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा। लास्ट देख लिए आप कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो आइए देखते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होता है। अगर पहला नंबर मेरा हो गया x, ठीक, पहला नंबर हो गया x, तो अगर ये इवन है तो हमें पता है इवन प्लस इवन इज इवन। तो यहां पे अगर मैं x प्लस 2 कर दूंगा, अगर ये इवन है तो ये भी इवन आएगा। तो इसी तरह इसमें भी हम क्या करते हैं, प्लस 2 ऐड करते चले जाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6, इसी तरीके से आपका चलता चला जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर भी इसको कई बार बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, और ऐसी इक्वेशंस कभी भी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट और है जो कि है आपका कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपको इक्वेशन बनाना नहीं आएगा तो आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है क्योंकि उनको बेसिक ही
क्लियर नहीं होता है कायदे से कि कैसे हम इक्वेशंस बनाते हैं, कैसे मोर देन, लेस देन और ट्वाइस, थ्राइस को यूज करते हैं। तो चलिए लास्ट देख लेते हैं अपना क्या, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर दो एंगल का सम 90 आता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाएगा तो उस एंगल को मैं बोल दूंगा क्या, कि वो एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर इनका सम 90 आ गया तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है अपना सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर दो एंगल का सम 180 आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, जो कि हम बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो देखिए यहां पे क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको इतनी बेसिक्स पता होनी चाहिए, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इतनी बेसिक तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं आता तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं कर सकते, और अगर आपको ये सब आता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं, थोड़ी बेसिक और जान लेते हैं, जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान रहेगा। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डाउट रहता है कि उनको पता कैसे चलेगा कि वो लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे पहले क्या होता था, अभी तो चलिए आपका टर्म 1 और टर्म 2 टाइप एग्जाम हो गया जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड टर्म में और जो आपका लीनियर इक्वेशन और फर्स्ट टर्म हो गया। पहले क्या होता था, दोनों साथ में आते थे। ठीक है, जब हमारा एक बार पेपर होता था मार्च में, जो फाइनल एग्जाम होता था, तो उसमें सारे चैप्टर एक साथ आते थे, तो उस केस में बच्चों को ना लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने में बहुत दिक्कत आती थी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे पहचानेंगे। कहीं पे भी आपके अगर इक्वेशन में प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक, कहीं भी अगर आपके इक्वेशन में प्रोडक्ट की बात हो रही है, पूरे इक्वेशन आप पढ़ेंगे तो कहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। जब भी प्रोडक्ट जैसी चीज हमें मिलती है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या फिर आपको मिलेगा क्या, जहां पे स्क्वायरिंग हो जाएगी। ठीक, ऐसी इक्वेशन जहां बीच में स्क्वायर वर्ड का यूज हो रहा है या फिर प्रोडक्ट वर्ड का यूज हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं किसका, जैसे आपका हो गया एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस तरीके के वर्ड यूज हो रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हैं क्या, और हो जाएगा आपका हाइपोटेनस वाला जो फॉर्मूला है पाइथागोरस वाला, वो यूज हो रहा है। तो ऐसी इक्वेशंस की जो जनरल इक्वेशन बनती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती है। ठीक है, 99% टाइम ऐसी इक्वेशन जो बनती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अपना जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, वहां पे जो हमारी मोस्ट ऑफ द इक्वेशन बनती है वो मोर देन, लेस देन के फॉर्म में दिया रहता है। मोर देन और लेस देन के फॉर्म में जब कभी भी, मतलब आप ये जनरल समझिए कि जब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो वहां पे प्रोडक्ट जैसे वर्ड का आना कंपलसरी है। अगर प्रोडक्ट जैसे वर्ड नहीं आएगा तो 99% केस में क्या होता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता है। तो इतनी बेसिक्स है आपकी किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम की, जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपके ये डाउट क्लियर है तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम उठाएंगे एक एक क्वेश्चन जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम के होंगे, जैसे आपके न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और डिजिट्स वाले प्रॉब्लम हो गए, और एज वाले क्वेश्चन हो गए, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे आप एकदम करेक्ट इक्वेशन बनाएंगे। तो ये सब हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।